आइए शुरुआत करते हैं आज का बहुत अच्छा अध्याय। भारत की सीमा से लगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमाएं हैं, कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। भारत और भूटान के बीच में कौन सी नदी है जो सीमा साझा करती है, अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी सीमा रेखा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध बनाती है। ऐसे ही भारत भूटान के बीच में कौन सी सीमा रेखाएं हैं और भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं जो हाल ही में परीक्षाओं में पूछी गई है। आइए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी आखिर किसके मध्य है। जी हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बड़े ध्यान समझिए। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत और श्रीलंका के मध्य, एक एक पॉइंट को हमने समझना है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो जल में हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जी हाँ, पाक जलडमरू मध्य एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर ये पाक जलडमरू मध्य का नामकरण किया गया था, जो भारत और श्रीलंका के मध्य सीमा साझा करता है। पाक जलडमरू मध्य, यदि बात करें कि पाक जलडमरू मध्य किस खाड़ी में है, तो आपने ध्यान रखना है बंगाल की खाड़ी। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी जो भारत के दक्षिण पूर्व में है, ऐसे ही अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में है। तो बंगाल की खाड़ी में आपका जो पाक जलडमरू मध्य है, एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर इनका नामकरण किया गया था पाक जलडमरू मध्य का। ये भारत और श्रीलंका के मध्य है और यदि बात करें किस खाड़ी में है, ये बंगाल की खाड़ी में है। ऐसे ही मन्नार की खाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के मध्य है। यदि भारत की बात करें तो तमिलनाडु में एक क्षेत्र आता है जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम के बाद ही जो क्षेत्र शुरू होगा, वो दूरी शुरू होगी, वो श्रीलंका तक जो है तय करेगा। जाफना दर्रा भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। ये सारे फैक्ट आपने नोट करने हैं। जाफना दर्रा किन दो देशों के मध्य है, ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है। तो जाफना दर्रा भी भारत और श्रीलंका के मध्य है। जाफना दर्रा की बात करें, पाक जलडमरू मध्य की बात करें या मन्नार की खाड़ी की बात करें, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। देखिए, जो श्रीलंका है, हाल ही में आपने पता भी किया होगा कि हम्बनटोटा जो बंदरगाह है श्रीलंका का, वो चीन के कब्जे में आ गया है। जी हाँ, हम्बनटोटा बंदरगाह, इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कि हम्बनटोटा बंदरगाह जहां चीन का 100% जिस पर जो है कब्जा हो चुका है, तो हम्बनटोटा बंदरगाह भी किस देश से संबंधित है, वो श्रीलंका को लेकर ही है। तो ये फैक्ट भी आपने ध्यान रखने हैं। ऐसी बात करते हैं भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 4096 किलोमीटर लंबी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच साझा होती है। बांग्लादेश से पहले यदि बात करें तो यह जो है पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था, और देश आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुए थे 1947 में जब बंटवारा हुआ था, तो जो ये सिंध का प्रांत है ये भी पाकिस्तान के पास गया था। सिंध का प्रांत ये पाकिस्तान के पास गया था। ऐसे ही पूर्वी बंगाल 47 के बाद ये हिस्सा भी पाकिस्तान के पास ही था। मगर 47 के बाद ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर एक नया देश बना और उसे ही बांग्लादेश का नाम दिया गया। तो सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद, जी हाँ, भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद इंडियन आर्मी के मिशन सर्च लाइट के बाद ही यहाँ पर एक नया देश बना था, जब अपने ही पाकिस्तान ने अपने ही जो है दूसरे पाकिस्तान के हिस्से को बहुत मजबूर किया था और वहाँ पर एक नया देश उभर कर आया था। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के उस समय जो है प्रधानमंत्री थी जब इंडियन आर्मी का मिशन चलाया गया था। तो 1971 के बाद यहाँ पर एक नया देश बनता है, उसे ही बांग्लादेश के नाम से जाना गया है। और यही बांग्लादेश वर्तमान की यदि बात करें सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ, और लगभग यदि बात करें तो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि जब यहाँ पर एक नया देश बना है तो बांग्लादेश के साथ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी लगी होंगी। जैसे सभी जानते हैं कि रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, तो क्या रेड क्लिफ के बाद कोई नई सीमा रेखा बनती है भारत और बांग्लादेश के बीच में? जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो वर्तमान में जो नई जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे ही जीरो बॉर्डर लाइन के नाम से जाना जाता है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि 1974 में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बड़े ध्यान समझिए, 1971 में तो वहाँ पर एक देश बना था जब पाकिस्तान वहाँ पर था, उसके बाद एक नया देश बना जिसे बांग्लादेश कहा गया। 1974 में भारत के और बांग्लादेश के मध्य हस्ताक्षर होते हैं, एक नई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है, उसे ही जीरो बॉर्डर लाइन नाम दिया गया है।
तो जीरो बॉर्डर लाइन यदि बात करें तो भारत के किस राज्य के साथ जो है जो आपकी सीमा साझा होती है, तो वो होती है त्रिपुरा के साथ। त्रिपुरा के साथ जो है बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 3 ओर से घिरा हुआ है और त्रिपुरा के मध्य ही जीरो बॉर्डर लाइन है जो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। उसके बाद ये जो है अभी हाल ही में दिल्ली की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया था कि 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के मध्य है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए 3 बीघा कॉरिडोर भी भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। ऐसे ही चितमहल और पाशा एनक्लेव पूछा जाए तो ये भी जो है कुछ सीमाएं हैं जो भारत और बांग्लादेश के मध्य हैं। एक बार स्टार्टिंग से और समझें, 1974 में किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ था, एक नई सीमा रेखा खींची थी, तो आपका आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के मध्य नई जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचती हैं। सन है आपका 1974। उन सीमाओं के क्या नाम है? यदि सीमा की बात करें तो 1974 में जो सीमा खींची गई थी उसे जीरो बॉर्डर लाइन नाम दिया गया था। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य केवल जीरो बॉर्डर लाइन नहीं है, और भी जो है कुछ मुद्दे हैं, कुछ फैक्ट है जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। यदि 3 बीघा कॉरिडोर पूछा जाए, चितमहल पूछा जाए, पाशा एनक्लेव पूछा जाए, तो ये भी भारत और बांग्लादेश के मध्य है। और हाल ही में एक 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 100वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 में 100वां संविधान संशोधन के तहत ही कुछ जो है अन्य क्षेत्रों का भी जो है सीमा साझा हाल ही में हुई थी। देखिए भारत के द्वारा कुछ क्षेत्र जो बांग्लादेश के थे वो भारत के द्वारा बांग्लादेश को दिए गए थे, और भारत का कुछ हिस्सा जो बांग्लादेश में था 100वें संविधान संशोधन में, वो क्षेत्र जो है भारत में मिलाया गया था। तो एक एक पॉइंट को हमने समझना है। 100वां संविधान संशोधन भी जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा साझा को लेकर है। ऐसे ही 1974 में सबसे पहले सीमा जो रेखा खींची थी वे भारत और बांग्लादेश में कौन सी सीमा रेखा खींची थी, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से भारत के किस राज्य की लगती है, तो आपका आंसर होगा त्रिपुरा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, त्रिपुरा से लगती है। उसके बाद बात करें कि म्यांमार से भारत की कौन सी सीमा लगती है, क्योंकि म्यांमार से जो है कुछ राज्य लगते हैं। यदि उन राज्यों की बात करें तो मिजोरम की सीमा लगती है म्यांमार से, उसके बाद मणिपुर की सीमा लगती है, नागालैंड की सीमा लगती है, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। देखिए हिमालय उत्तर में, भारत के उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग अराकान योमा के नाम से जाना जाता है जो म्यांमार में है। देखिए ये प्रश्न भी अभी जो है परीक्षा में पूछा गया था कि अराकान योमा पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ये अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय का ही एक भाग है। और आप जो है जानकर बहुत हैरान होंगे कि अंडमान निकोबार जो बंगाली खाड़ी में हैं, जो समुद्र में डूबे हुए कुछ द्वीप हैं, वो भी हिमालय पर्वत का ही एक भाग हैं। जी हाँ, अंडमान निकोबार ये भी वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है कि ये अंडमान निकोबार भी हिमालय पर्वत की ही एक श्रृंखला है जो पानी के अंदर है, समुद्र के अंदर है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में है और किन 2 देशों के मध्य सीमा साझा करती है, तो ध्यान रखना है अराकान योमा भी और पटकाई बूम भी। देखिए दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, और इधर ही नागालैंड में नागा हिल्स भी हैं, नागा की पहाड़ियाँ भी हैं। तो ये भारत और म्यांमार के मध्य सीमा साझा करती हैं। एक बार और समझें, पटकाई बूम यदि परीक्षा में आए, अराकान योमा यदि परीक्षा में पूछा जाए, किन 2 देशों के मध्य सीमा साझा रेखा करती हैं, तो भारत और म्यांमार। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम समझ रहे हैं। ऐसे ही भारत और भूटान के मध्य हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि भारत और भूटान के मध्य वह कौन सी नदी है जो सीमा साझा करती है, तो ध्यान रखना है संकोस जो नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संकोस जो नदी है वह भारत और भूटान के मध्य सीमा साझा करती है। देखिए संकोस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यदि ब्रह्मपुत्र का हम नक्शा देखें, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कैसे पर्वतों से निकलती है। देखिए सभी जानते हैं कि तिब्बत में एक झील है जिसे मानसरोवर के नाम से जाना जाता है, मानसरोवर झील। भारत में मानसरोवर झील नहीं है, मानसरोवर झील, और इसी के पास है कैलाश पर्वत शिखर, ये आपका तिब्बत में है। ये आपका कहाँ पर है? तिब्बत में। इसी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, और इसे ही ब्रह्मपुत्र के नाम से कहा जाता है।
देखिए ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आएगी, जहाँ से दिहांग कहा जाएगा। उसके बाद ये असम राज्य में आएगी, और यही नदी देखिए अब संकोच से आपको असम राज्य मिलती नजर आ रही है, और यही नदी कहाँ चली जाएगी, बांग्लादेश में। इसी नदी को ब्रह्मपुत्र को भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है, वो असम राज्य में दिया जाता है, जबकि सांगपो नाम तिब्बत में दिया जाता है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है, तो वो नदी ब्रह्मपुत्र है। जल आयतन के हिसाब से एक बहुत बड़ी नदी मानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र में ही संकोश नदी का जब मिलन होता है तो ध्यान रखिए असम राज्य में होता है। संकोश नदी एक बार और समझिए किन दो देशों के मध्य सीमा साझा करती है, तो संकोश नदी यदि पूछा जाए भारत और भूटान के मध्य सीमा साझा करती है। ऐसी बात करें नेपाल, देखिए भारत और नेपाल का जो मुद्दा है लगातार सुर्खियों में रहता है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं भारत और नेपाल को लेकर, तो नेपाल से जुड़े हुए फैक्ट को हम एक एक जो है बारीकी समझेंगे। यदि प्रश्न आए कि भारत और नेपाल की जो सीमा साझा हुई थी वह महाकाली नदी को लेकर हुई थी। जी हाँ, काली या महाकाली से कहा जाता है। काली वह नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा साझा करती है। मगर जब ब्रिटिश शासन था, जब अंग्रेजी शासन था, तो 1816 में एक संधि हुई थी जिसे सुगोली की संधि नाम दिया गया था। सुगोली की संधि, बड़े ध्यान समझिए, ये संधियां परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे 1974 का हस्ताक्षर जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य पूछा गया था कि कौन सी जो है लाइन खींची थी, जीरो बोर्ड लाइन। ऐसे ही सुगोली की संधि, जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजी शासन था, तब अंग्रेजों के द्वारा ही नेपाल के राजाओं के साथ एक संधि की गई थी जिसमें भारत और नेपाल के मध्य सीमा साझा की गई थी। तो 1816 की सुगोली की संधि के द्वारा ये बात तय हुई थी कि जो काली नदी है, बहुत ध्यान समझिए, काली नदी है, काली नदी का एक क्षेत्र भारत का होगा और काली नदी का दूसरा क्षेत्र जो पूर्व की साइड का है वो नेपाल का होगा। तो ये संधि हुई थी सुगोली की संधि। परीक्षा में केवल सन ही पूछा जाएगा कि सुगोली की संधि कब लागू हुई थी, तो आपने ध्यान रखना है 1816 में सुगोली की संधि लागू हुई थी। और ये संधि किस नदी को लेकर हुई थी, ये संधि काली नदी को लेकर या महाकाली नदी को लेकर हुई थी, जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा साझा करती हैं। तो नेपाल से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं कि नेपाल की सीमा जो है भारत के किन राज्यों से लगती है, और वो उसको हम जानते ही हैं कि नेपाल की सीमा उत्तराखंड से भी लगती है। बड़े ध्यान समझिए, नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से भी लगती है, नेपाल की सीमा बिहार राज्य से भी लगती है, और नेपाल की सीमा देखिए वेस्ट बंगाल जो राज्य है उससे भी नेपाल की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है। और नेपाल और भूटान के मध्य जो ये आपने दिखाई दे रहा है ये है भारत का एक राज्य सिक्किम, तो सिक्किम से भी नेपाल की सीमा लगती है। एक बार और समझें, यदि नेपाल की सीमा की बात करें उत्तराखंड से लगेगी, उसके बाद यूपी से लगेगी, उत्तर प्रदेश से, उसके बाद बिहार से लगेगी, उसके बाद पश्चिम बंगाल। हाल ही में प्रश्न पूछा गया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगती है नेपाल की। देखिए पश्चिम बंगाल ऐसे फैला हुआ है, ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ तक असम तक जो है टच करता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और उसके बाद सिक्किम से भी सीमा लगती है किस देश की, आपका नेपाल की। तो नेपाल की जो है संधि की बात करी हमने, सुगोली की संधि की बात करी, 1816 की बात करी, और किस नदी को लेकर है, काली नदी को लेकर, महाकाली नदी को लेकर। एक बार और समझे, अब तक हमने पढ़ा आखिर क्या है जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट साबित होगा। तो सबसे पहले हमने भारत और श्रीलंका के मध्य लेकर पढ़ा था, पाक जलडमरू मध्य को लेकर पढ़ा था, और मन्नार की खाड़ी को लेकर पढ़ा था। दोनों ही भारत और श्रीलंका के मध्य है। जाफना दर्रा भी पूछा जाता है परीक्षा में, ये आपने ध्यान रखना है, ये भी श्रीलंका को लेकर प्रश्न आता है। ऐसे ही हम्बनटोटा वह बंदरगाह जो फिलहाल चीन के कब्जे में है, तो ये हम्बनटोटा बंदरगाह भी पूछ लेते हैं परीक्षा में। अब ऐसे ही आपने ध्यान रखना है, जीरो बॉर्डर लाइन के बारे में हमने पढ़ा, 3 बीघा कॉरिडोर के हमने बारे में पढ़ा, चितमहल और पाशा एनक्लेव, ये सारे जो है सीमा साझा करते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य। ऐसे ही पटकाई बुम और अरानकान योमा, जी हाँ, ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इनको जो है बहुत अच्छी तरीके से हमने प्रैक्टिस करना है। पटकाई बुम भी और अरानकान योमा भी जो है ये 2 पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा करते हैं। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि कोको चैनल किन 2 देशों के मध्य, देखिए
यदि धरातल की बात करें तो धरातल से तो भारत और म्यांमार के मध्य है पटकाई बुम और अरानकान योमा जो है सीमा साझा करेंगी। मगर यदि जल क्षेत्र की बात करें, बंगाल की खाड़ी का जो पानी है उसकी बात करें तो बंगाल का खाड़ी का पानी भी लगता है और वहाँ पर एक चैनल बनता है। चैनल का मतलब होता है एक समुद्र का स्तर है जो दो देशों से मिलेगा। तो कोको चैनल भारत और म्यांमार के मध्य है। कोको चैनल किसके मध्य है? भारत और म्यांमार के। जैसे 8 डिग्री चैनल की यदि बात करें, देखिए बड़े ध्यान समझे, 8 डिग्री चैनल, तो यहाँ पर भी एक देश है। चैनल का मतलब होता है कि जल का वह क्षेत्र जो दो देशों के मध्य है। जैसे धरातल का कोई क्षेत्र होगा, ऐसे ही जल में भी क्षेत्र होगा। इधर यहाँ पर देश आपको दिखाई दे रहा होगा, मालदीव है। देखिए 8 डिग्री चैनल की यदि बात करें तो ये एक देश है मालदीव, और ये अरब सागर का एरिया है। और इसी अरब सागर में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। जी हाँ, लक्षद्वीप कहा जाता है। और यह प्रवाल भित्तियों का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टानों का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। मगर यहाँ पर एक जीव है, समुद्र का जीव है, जो जिसे मूंगा कहा जाता है, जिसे प्रवाल कहा जाता है। जब समुद्र का तापमान अधिक होता है तब इस जीव की मृत्यु होती है। इस जीव की ऊपरी सतह पर ही लोग जो है रहते हैं, वो रहते हैं लक्षद्वीप पर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की जो है परत बनी होती है जीव की। तो सारा का सारा जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति पर ही बसा है, एक जीव की ऊपरी चट्टान पर ही जो है यहाँ पर लोग रहते हैं। तो लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों का उदाहरण है। लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है। आप कहोगे कि 8 डिग्री चैनल क्या है? देखिए कर्क रेखा है भारत के सबसे दक्षिण में, बड़े ध्यान समझें, तो कर्क रेखा है जो 8 डिग्री से निकलेगी। उसके बाद जो कर्क रेखा है ये 9 डिग्री से निकलेगी। ऐसे ही कर्क रेखा जो है ये निकल रही है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक कर्क रेखा निकलेगी संपूर्ण भारत से। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। बड़े ध्यान समझें, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। क्या भारत का दक्षिण बिंदु, एक एक पॉइंट को समझें, क्या भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट यहीं पर है तमिलनाडु में, या यहाँ पर कन्याकुमारी है? देखिए यदि प्रायद्वीप भारत की बात करें, प्रायद्वीप भारत वह भारत होता है जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप भारत वह भारत जिसे अंतरिक्ष भारत भी कहा जाता है। अंतरिक्ष भारत कौन सा भारत है? यदि बात करें प्रायद्वीप भारत कौन सा भारत है, तो वह भारत जो 3 ओर से जल से घिरा होगा उसे अंतरिक्ष भारत कहा जाएगा, उसे प्रायद्वीप भारत कहा जाएगा। भारत का वह हिस्सा केवल जो 3 ओर से जल से घिरा होगा। जैसे ये जो हिस्सा आप दिखाई दे रहा है ये 3 ओर से जल से घिरा है। एक ओर बंगाल की खाड़ी का पानी, इस ओर बंगाल की खाड़ी का पानी, इस ओर अरब सागर का पानी, और दक्षिण में आपका हिंद महासागर, जिसे पुराणों में रत्नाकर भी कहा जाता है। जिसे पुराणों में क्या कहा जाता है? रत्नाकर, या कहें हिंद महासागर। तो जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। इसे ही प्रायद्वीप भारत, इसे ही अंतरिक्ष भारत कहा जाता है। और प्रायद्वीप भारत, यदि अंतरिक्ष भारत की बात करें तो इसी अंतरिक्ष भारत का जो सबसे अच्छा पॉइंट जो है परीक्षा में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि प्रायद्वीप भारत का क्या दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है? तो नहीं, प्रायद्वीप भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, बड़े ध्यान समझे, प्रायद्वीप भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, वो है आपका कन्याकुमारी। जब हम दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो दक्षिणतम बिंदु वह होता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है। पहले हम कन्याकुमारी को ही भारत का दक्षिणतम छोर मानते थे कि इससे दक्षिण में तो जो है हिंद महासागर है, भारत का क्षेत्र ही खत्म है। मगर जब वैज्ञानिकों ने शोध किए तो एक बात निकल कर आई कि अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा है। बहुत ध्यान समझें, अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। जब अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है तो हमने बात किया कि वहाँ पर एक जो है द्वीप है, एक द्वीप है वो और भी दक्षिण में फैला हुआ है, वो और भी दक्षिण में फैला हुआ है। देखिए यदि इसको जो है ऐसे समांतर रेखा खींचें तो एक जो है द्वीप मिलेगा, वो और भी दक्षिण में है। किससे दक्षिण में है? कन्याकुमारी से दक्षिण में है। कन्याकुमारी तो प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी तो प्रायद्वीप भारत का क्या है? दक्षिणतम बिंदु है। मगर यदि संपूर्ण भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात करें वो इंदिरा पॉइंट है। वो कौन है? इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट
पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, और ये ग्रेट निकोबार में है, ये ग्रेट निकोबार में है। तो कई बार जो है छोटा फैक्ट ही जो है परीक्षा में गलती हो जाता है कि यदि पूछा जाए कि तमिलनाडु में क्या इंदिरा पॉइंट है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। ये प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु आप बोल सकते हैं, मगर संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु जो 6 डिग्री पर आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार में मिलेगा। पिगमेलियन पॉइंट है जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। एक बार इसे पार्सन पॉइंट भी नाम दिया गया था। तो डिग्री का मतलब होता है कि कर्क रेखा कैसे दक्षिण से उत्तर की ओर चलेगी। देखिए जो कर्क रेखा, बड़े ध्यान समझिए, जो कर्क रेखा 8 डिग्री से निकली, ये 8 डिग्री से निकली कर्क रेखा, तो इस कर्क रेखा ने मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य क्षेत्र बनाया, उसी को नाम 8 डिग्री चैनल दिया गया। यहाँ से निकल रही है 8 डिग्री से कर्क रेखा, सॉरी एक जो है अक्षांश रेखा, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच है। ऐसे ही 9 डिग्री चैनल केवल लक्षद्वीप से निकल रहा है, और यहाँ पर अरब सागर में एक जलसंधि है जिसे मिनिकॉय नाम दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है मिनिकॉय। तो 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय से निकलेगा। 9 डिग्री का मतलब है यहाँ से कोई अक्षांश रेखा निकलेगी जो लक्षद्वीप से होकर निकलेगी, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय से होकर निकलता है। ऐसे ही यदि 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार से होकर निकलता है। 10 डिग्री चैनल निकलता है अंडमान निकोबार से। ये चैनल जो है केवल अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं जिसके पास से निकली, जैसे 8 डिग्री अक्षांश रेखा मालदीव के पास से निकली तो मालदीव उसके पास है। 9 डिग्री अक्षांश रेखा लक्षद्वीप से निकली तो लक्षद्वीप उसके पास है। 10 डिग्री अक्षांश रेखा जब हमने निकालने की कोशिश करी तो ये अंडमान निकोबार के पास से निकली, तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार के पास है। यदि 10 डिग्री चैनल की बात करें किसके पास है, अंडमान निकोबार। और चैनल केवल ये क्या है, अक्षांश रेखा है समुद्र में, और कुछ नहीं। ये इस बात को हमने समझना है। तो यदि बात करें कोको चैनल की, तो कोको चैनल यदि बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोको चैनल किन 2 देशों के मध्य है, तो कोको चैनल भारत और म्यांमार के मध्य है। तो चलिए जो है अन्य जो है पर्सन को समझते हैं, जैसे मैकमोहन और LAC, ये 2 सीमा हैं जो भारत और चीन के मध्य है। भारत और चीन के मध्य यदि सीमा पूछा जाए तो मैकमोहन भी है और LAC भी है। यदि परीक्षा में आए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य है, रेड क्लिफ भी है और LOC भी है, तो आखिर दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, भारत और चीन के मध्य जो सीमा है मैकमोहन भी है और LAC भी है, तो कुछ ना कुछ अंतर तो होगा। तो ध्यान रखिए, मैकमोहन की यदि बात करें या रेड क्लिफ की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सीमा रेखाएं हैं जिन पर कभी भी युद्ध नहीं होगा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है कुछ सीमा रेखा निर्धारित की गई हैं 2 देशों के मध्य, इन पर युद्ध नहीं होता है, ये केवल शांति सुरक्षा सीमा रेखा होती है। तो मैकमोहन की यदि बात करें तो 1914 में मैकमोहन खींची गई थी। बड़े ध्यान समझें, जब ब्रिटिश शासन था तो मैकमोहन भारत और चीन के मध्य खींची गई थी 1914 के शिमला समझौते में। ये सन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। देखिए अब वो लेवल एग्जाम का नहीं रहा कि मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के मध्य है। एडवांस पर्सन आते हैं परीक्षा में कि मैकमोहन सीमा रेखा किस समझौते के तहत खींची थी, तो शिमला समझौते के तहत खींची थी जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर था। और वो सन परीक्षा में पूछा जाएगा, वो सन है आपका 1914। 1914 के शिमला समझौते में भारत और चीन के मध्य जो रेखा खींची थी उसे ही मैकमोहन नाम दिया गया है। ऐसे बात करें LAC की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहा जाता है, ये है 1962 का जो भारत के साथ में चीन का युद्ध हुआ था। 1962 के चीन के युद्ध में ही आपका LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींची गई थी। ये एक युद्ध नियंत्रक रेखा है। देखिए दोनों जो है रेखाओं में अंतर है। मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सीमा रेखा है, जबकि LAC युद्ध नियंत्रक रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहा जाता है। और यह है भारत चीन युद्ध 1962 में खींची गई थी, जबकि 1914 के शिमला समझौते में खींची गई थी आपकी मैकमोहन। ऐसे ही बात करें रेड क्लिफ की, तो रेड क्लिफ की तो सभी जानते हैं कि रेड क्लिफ जो है वो 1947 में खींची गई थी, जब भारत और जो है पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो रेड क्लिफ आपको इस ओर दिखाई देगी, रेड क्लिफ आपको इस ओर दिखाई देगी, मगर 47 में इस ओर भी थी क्योंकि ये भी पाकिस्तान था। उसके बाद 1974 में यहाँ जो है 1971 में बांग्लादेश बना और 1974 में फिर जो है नई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनी। ठीक है,
तो रेड क्लिप तो 47 में खींची, मगर यदि परीक्षा में एलओसी आए तो एलओसी कब खींची, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लाइन ऑफ कंट्रोल कब खींची, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना है, इसका भी समझौता शिमला समझौता ही जाना जाता है। जी हाँ, शिमला समझौता ही जाना जाता है। और 1972 भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद जो है एक नई सीज फायर जो है सीमा रेखा खींची, युद्ध नियंत्रक रेखा खींची, जिसे एलओसी नाम दिया जाता है। देखिए बहुत शानदार प्रश्न पूछ जाते हैं, इन प्रश्नों को गलती मत करिए। यदि एलओसी पूछा जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल पूछा जाए, यह एक युद्ध नियंत्रक रेखा है, यह एक युद्ध नियंत्रक रेखा है। और यदि बात करें एलओसी की, तो एलओसी कब खींची गई, केवल इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो 1972 में खींची गई। इसका भी समझौता जो है शिमला समझौता के नाम से ही जाना जाता है। जी हाँ, शिमला समझौता किसको लेकर है, तो शिमला समझौता दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को लेकर है। सबसे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान शिमला समझौता हुआ था, तब जो है भारत और चीन के मध्य मैकमोहन खींची गई थी। और उसके बाद शिमला समझौता होता है 1972 में। 1971 के युद्ध के बाद एक समझौता होता है, तो तब जो है एक सीमा रेखा खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य, इसे युद्ध नियंत्रक रेखा कहा गया और इसी का नाम है एलओसी, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो एलएसी है, ये भारत और चीन के मध्य है, जबकि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो उम्मीद है आपने सारे प्रश्न आपने नोट किए होंगे। अब सबसे लास्ट फैक्ट समझें, एलओसी के बारे में हमने समझा 1972 में शिमला समझौते में एलओसी खींचती है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है परीक्षा में अब एक प्रश्न पूछा जाता है, और वो प्रश्न पूछा जाता है 24 डिग्री चैनल को लेकर। जी हाँ, 24 डिग्री चैनल। 24 डिग्री चैनल क्या है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए जैसे हमने कोको चैनल के बारे में पढ़ा, 8 डिग्री चैनल के बारे में पढ़ा, 9 डिग्री चैनल के बारे में पढ़ा, तो ये 24 डिग्री चैनल विवाद क्या है। देखिए 24 डिग्री एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है, ये कच्छ के रण का क्षेत्र है। बड़े ध्यान समझें, गुजरात में कच्छ का रण का वह क्षेत्र जो विवादित क्षेत्र है, 96 किलोमीटर की लंबी पट्टी है गुजरात में, जो 24 डिग्री अक्षांश रेखा पर है। तो 24 डिग्री विवाद परीक्षा में पूछा जाता है किन दो देशों के मध्य है, यही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 24 डिग्री विवाद कहाँ है, देखिए आपने पता भी होगा कि 23.5 डिग्री से कर्क रेखा निकलती है। 23.5 डिग्री से कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री के पास ही 24 डिग्री जो अक्षांश है, तो 24 डिग्री अक्षांश पर कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबी पट्टी पर विवाद है गुजरात में। पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है, भारत कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है। तो 24 डिग्री विवाद जो है, ये जो क्षेत्र है पूछा जाता है परीक्षा में, तो 24 डिग्री विवाद कच्छ के रण में है। और ये किस किस के मध्य है, यदि बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और किसके मध्य है, पाकिस्तान के मध्य है। तो ये जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे बात करें, लास्ट में क्वेश्चन की बात करें तो डुरंड रेखा की ओर बात कर लेते हैं। डुरंड रेखा जो 1893 के मध्य खींची गई थी, तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई थी। डुरंड रेखा की यदि बात करें तो ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई थी। मगर यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह सीमा रेखा, देखिए 1893 में सारा एरिया भारत का होगा, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा खींची गई थी 1893 में। मगर यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह डुरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, ये मध्य है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। और यदि भारत की बात करें तो ये सारा क्षेत्र भारत का ही है, जो पीओके है ये भारत का ही क्षेत्र है। तो फिलहाल यहाँ पर सुलेमान जो पर्वत श्रृंखला है, जी हाँ सुलेमान वो पर्वत श्रृंखला है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, ये हमने समझना होगा। तो उम्मीद है देखिए सारे फैक्ट हमने समझे हैं। अब थोड़ा सा इनको जो है और नक्शे के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करें, एक एक फैक्ट को समझने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले हमने किस किस क्षेत्र को पढ़ा है, उसकी यदि हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा हुई थी, भारत की जो सीमा साझा हुई थी किन दो देशों के मध्य है, आइए जो है उस फैक्ट को भी समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमने भारत और श्रीलंका को लेकर कुछ बातें पढ़ी थी कि भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य भी है, पाक जल डमरू मध्य। बड़े ध्यान समझें, भारत और श्रीलंका के मध्य
मन्नार की खाड़ी भी है, मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के मध्य की बात करें तो जाफना दर्रा बहुत प्रसिद्ध है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो फैक्ट हैं, ये सारे फैक्ट किसको लेकर हमने पढ़े थे? ये भारत और श्रीलंका को लेकर हमने पढ़े थे। ऐसे ही इधर अरब सागर की जब हमने बात पढ़ी थी तो अरब सागर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ा था। इधर दक्षिण में एक जो है यहाँ पर एक देश हमने पढ़ा था, मालदीव को हमने पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि जो अक्षांश रेखा 8 डिग्री से निकलेगी, बड़े ध्यान समझे, जो 8 डिग्री से निकलेगी उसका संबंध मालदीव से होगा। और ये है इधर लक्षद्वीप, इधर क्या है लक्षद्वीप। और इधर जो पानी में एक संधि है उसी का नाम है मिनिकॉय, उसी का नाम क्या है मिनिकॉय। तो जब भी 8 डिग्री की बात करें तो 8 डिग्री का अक्षांश रेखा है जो मालदीव के पास से गुजर रही है। 8 डिग्री की बात करें तो आपका मालदीव जरूर आपको दिखाई देगा। मालदीव या मिनिकॉय पूछा जा सकता है, मालदीव या लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री है। यदि 9 डिग्री बात करें तो 9 डिग्री देखिए एक अक्षांश रेखा है, तो ये 9 डिग्री अक्षांश रेखा आपको लक्षद्वीप के पास से नजर आ रही है। तो ये 9 डिग्री अक्षांश रेखा लक्षद्वीप और मिनिकॉय, देखिए मिनिकॉय है एक जल संधि जो अरब सागर में है। तो 9 डिग्री जब भी परीक्षा में पूछे तो उसका संबंध लक्षद्वीप से होगा। 8 डिग्री जब भी परीक्षा में पूछे तो उसका संबंध किससे होगा? मालदीव से होगा। ऐसे ही समुद्र में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का संबंध जो है एक चैनल से है जिसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, जिसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल क्या है कि जो अक्षांश रेखा, बड़े ध्यान समझे, जो अक्षांश रेखा अंडमान निकोबार से होकर गुजरेगी 10 डिग्री से होकर गुजरेगी। 10 डिग्री से तो इधर भी गुजर रही है अरब सागर से, मगर इधर कोई द्वीप नहीं है। जो द्वीप है हमने इधर दिखाई दिया अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार का संबंध है 10 डिग्री से। ऐसी बात की थी हमने कि इधर का जो देश है वो म्यांमार है, और म्यांमार में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं आपको नजर आएंगी, जैसे पटकाई बुम। पटकाई बुम वह जो है पर्वत श्रृंखला है। देखिए पटकाई बुम तो भारत की पर्वत श्रृंखला है जो सीमा साझा करती है किससे? म्यांमार से। ऐसे ही म्यांमार की जो पर्वत श्रृंखला है वो अरान कान योमा है, अरान कान योमा। तो अरान कान योमा भी सीमा साझा करती है भारत और म्यांमार के मध्य है। जीरो बॉर्डर लाइन आप कभी मत भूलना, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है, जीरो बॉर्डर लाइन। और 3 बीघा कॉरिडोर, ये है भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ये भूटान का एरिया है, जी हाँ, यदि बात करें ये भूटान का एरिया है। और भूटान से एक नदी निकलेगी जो ब्रह्मपुत्र में मिलेगी आकर, उसी का नाम है संकोस। तो संकोस कौन सी जो है नदी है, किन 2 देशों के मध्य सीमा साझा करती है? तो भारत और भूटान के मध्य है। ऐसी बात करें यदि नेपाल की हमने बात की थी, तो नेपाल और भारत के मध्य एक संधि हुई थी, उस संधि को जो है हमने ध्यान रखना है, सुगोली की संधि है, 1816 में हुई थी। और नदी जो सीमा साझा करती है उसी का नाम है काली नदी। ये नदी को लेकर परीक्षा में बहुत प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ऐसे ही भारत और चीन की बात करें तो हमने बात की थी मैकमोहन रेखा की। अब ये मैकमोहन रेखा से प्रश्न केवल इतना ही आएगा कि ये कब खींची थी मैकमोहन रेखा? तो 1914 के शिमला समझौते में खींची थी। उसके बाद यदि LAC की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, तो 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत चीन का युद्ध, उसमें ये खींची गई थी। ऐसी बात करें कि रेड क्लिफ की यदि परीक्षा में पूछा जाए तो रेड क्लिफ तो सभी जानते हैं 1947 के विभाजन में खींची गई थी, मगर नई जो है प्रश्न आ सकता है LOC को लेकर। ये LOC भी शिमला समझौते में ही खींची थी। और ये समझौता कब हुआ था? 1972। देखिए 1972 और 1974 2 साल का डिफरेंस है। 2 साल बाद हमने जीरो बॉर्डर लाइन को खींचा था भारत और बांग्लादेश के मध्य। 1972 में हमने किसको खींचा था? LOC को। ऐसे ही 24 डिग्री जो विवाद है कच्छ के रण में, 24 डिग्री विवाद डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है कि 24 डिग्री विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। यदि पूछा जाए कि 24 डिग्री विवाद किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, राजस्थान में है या गुजरात में है, तो 24 डिग्री जो विवाद है ये कच्छ के रण का क्षेत्र का विवाद है। और ये किस राज्य का है? ये है गुजरात राज्य का। तो उम्मीद है जितना भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर हमने प्रश्न पढ़ा है सभी फैक्ट आपके समझ आए होंगे। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर में जहां और जो है नए नए प्रश्न हम पढ़ेंगे। आज का जो केवल अध्याय था स्टैटिक जीके का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को जो है व्याख्यान करता है
कहाँ कौन सी सीमा रेखा है। बार बार जो है अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए। अब सन पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। जैसे LOC का सन पूछ लिया जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा कब खींची थी उसका सन पूछा जाएगा। अब ये जमाना चला गया कि मैकमोहन क्या भारत और चीन के मध्य है। मैकमोहन भारत चीन के मध्य है, बिल्कुल सत्य बात है, मगर यह कब खींची थी, ये जो अच्छा प्रश्न है ये परीक्षा में पूछा जाएगा। तो मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को जो है आप दूसरे ग्रुप में भेजिए जहां कोई भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।